जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका सरोज सिलेक्शन पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी बच्चे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए 30 क्वेश्चन पेडागोजी के बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं दोस्तों। बाल विकास के 30 ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले 5 साल से लगातार सीटेट के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इन 30 क्वेश्चनों को दोस्तों अच्छे से पढ़ेंगे। संभवतः आपके एग्जाम में इन 30 क्वेश्चनों में से 10 से 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक देखिएगा, ज्यादा देर नहीं लगेगी दोस्तों। 1 सेकंड में अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए और ये 30 के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप पढ़िए। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए दोस्तों हम बाल विकास पेडागोजी के वो महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन यहां पे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम चलेंगे। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? एक समूह की बनावट का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्या प्रयुक्त होता है? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। जिन भी बच्चों को इसका आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं दोस्तों। ये 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं कराऊंगा दोस्तों। जो भी बच्चे इस 30 में से 20 या 22 के आंसर देते हैं मतलब उनकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है दोस्तों। सिलेक्शन के आप बहुत नजदीक हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? एक समूह की बनावट का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर पहले हम देखते हैं दोस्तों। तो एक समूह की बनावट का अध्ययन किस करने के लिए प्रयुक्त होता है तो कौन सी विधि होती है दोस्तों? चलिए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समाज मिति विधि। क्या होगा? ऑप्शन बी, समाज मिति विधि जो है वो एक समूह की बनावट का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों। तो समाज मिति विधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोशियोमेट्री। क्या कहते हैं? सोशियोमेट्री कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे क्या कहते हैं? सोशियोमेट्री। तो समाज मिति विधि जो है दोस्तों एक तरह से स्टडी ऑफ ग्रुप है दोस्तों। ठीक है, स्टडी ऑफ ग्रुप। तो इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक कौन थे? एल मेरिनो। ठीक है, याद रखेंगे। तो एक समूह की बनावट का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त होता है समाज मिति विधि। ठीक है, याद रखेंगे, सोशियोमेट्री जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मनोविज्ञान इसमें से विशेषता क्या है? तो मनोविज्ञान विशेषता क्या है दोस्तों? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो एक तरह से आप देख सकते हैं मनोविज्ञान दोस्तों व्यवहार होता है। व्यवहार को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। तो मनोविज्ञान इसमें से विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देख सकते हैं आप, आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। यानी कि दोस्तों हमारे ये तीनों सही हैं। आंसर हमारा क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, तो हमारे मनोविज्ञान में इसमें विशेषता क्या है? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। ये सभी जो है दोस्तों जो है राइट आंसर है। ठीक है, उपयुक्त सभी जो है इसके राइट आंसर है। ये साइको प्लस लोगोस का शब्द है। किसका है? साइको प्लस लोगो का शब्द है। 21वीं सदी में दोस्तों मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, 21वीं सदी में इसे मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान यानी कि उपयुक्त सभी हमारा राइट आंसर है। याद रखेंगे इसे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? बच्चों को कम खर्चे में वर्णमाला सीखने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कई बार एग्जामों में देखा गया है, पिछले 5 सालों से हर बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जा रहा है। तो बच्चों को कम खर्चे में वर्णमाला सीखने का सबसे आसान और अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसका पहले हम राइट आंसर देखेंगे। तो इसके राइट आंसर की ओर हम चलते हैं दोस्तों। तो देखेंगे आप, फ्लैश कार्ड, रेडियो, फिल्म या टेप रिकॉर्डर। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। फ्लैश कार्ड के द्वारा जो है बच्चों को वर्णमाला सिखाने का सबसे आसान तरीका है। तो फ्लैश कार्ड आखिर होता क्या है दोस्तों? तो ये कार्ड होता है एक तरह का, जिस प्रकार आप देख सकते हैं ये एक कार्ड होता है। क्या होता है? कार्ड होता है। तो ये रंग बिरंगा कार्ड होता है दोस्तों। तो इसमें क्या लिखा होता है? आपने देखा होगा कि इसमें ABCD काखा गा ये सब लिखा होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ए लिखा है, तो ए लिखा है तो इसके साइड में ए फॉर एप्पल। तो क्या होता है दोस्तों? एप्पल। तो यहाँ पे एप्पल का चित्र बना होता है। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पे एप्पल का चित्र बना होता है। तो इसी को कहते हैं फ्लैश कार्ड। मतलब यहाँ पे आपकी वर्णमाला लिखी हुई होती है और यहाँ पे चित्र बना होता है, जिससे बच्चे आसानी से समझ जाते हैं कि ए फॉर एप्पल। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे एक उदाहरण ले सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में यहाँ माँ लिखा हुआ है, तो माँ से मछली। ठीक है, तो यहाँ पे हम मछली बना देंगे। यहाँ पे हम दोस्तों मछली बना देंगे, जिस प्रकार बच्चे इसको देख सकते हैं। तो ये मछली है, तो माँ से मछली। तो बच्चे इस प्रकार सीखने में उनको बहुत आसानी होती है। यहाँ पे वर्णमाला लिखी होती है एक साइड में चित्र बना होता है। इसी को कहते हैं दोस्तों फ्लैश कार्ड। ठीक है, आई होप अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे फ्लैश कार्ड आखिर होता क्या है और बच्चों को इससे
समझने में आसानी और बहुत अच्छा तरीका क्यों होता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रिय को क्रियाशील बनाने के लिए क्या करना चाहिए। तो छोटे बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो चलिए देख लेते हैं क्या करना चाहिए दोस्तों। तो खेलने को प्रेरित करना चाहिए, ठीक है, जहां पे ये शब्द लिखा हुआ आ जाए, खेल शब्द लिखा हुआ आ जाए, तो बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। छोटे बच्चों के ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए खेलना बहुत जरूरी है, ठीक, याद रखेंगे। तो खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे उनका मानसिक विकास तेजी से बढ़ता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपने आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है वह कहलाते हैं। जिन बालकों की शैक्षिक उपलब्धि अपनी आयु के अन्य बालकों से निम्न रहती है, यानी कि दोस्तों कम रहती है, तो वो क्या कहलाते हैं। पहले हम इसका आंसर जानेंगे, फिर मैं उदाहरण के तौर पे आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों वो एक तरह से पिछड़ा बालक होते हैं, ठीक है, अपने बच्चों से वो, मतलब अपने क्लास के बच्चों से या अपनी आयु के बच्चों से वो पीछे रहते हैं, तो इससे आप याद कर सकते हैं वो पिछड़ जाते हैं, ठीक है। तो पिछड़ा होता है, जिस प्रकार से मान लो कि एक कक्षा में 4 विद्यार्थी हैं, तो 3 विद्यार्थी जो हैं वो काम करने में सक्षम है, मतलब तेज हैं, और जो चौथा विद्यार्थी है, वो चौथा विद्यार्थी क्या है दोस्तों, वो उनसे काम करने में पीछे रहता है, यानी कि अपना काम करने में, वो पढ़ने में उनसे पीछे रहता है। इसी वजह से ये बालक जो है वो पिछड़ा बालक है, ठीक है, याद रखेंगे। पिछड़ा बालक है, अपनी उम्र के और अपनी कक्षा के बालकों से वो समान बुद्धि का नहीं हो पाता है, वो बच्चे जल्दी से काम कर लेते हैं, ये कम काम कर पाता है, ठीक है, तो उसको पिछड़ा बालक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कार्य करते देखकर वह कार्य करना सीखता है वह कहलाता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करना देखता है, यानी कि कार्य करते देखता है, तो वह व्यक्ति उससे कार्य करना सीखता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे। तो ये दोस्तों अवलोकन कहलाता है। अवलोकन का जो एक तरह से आप पर्यायवाची कह सकते हैं, तो इसका मिलता जुलता शब्द है वो दोस्तों अनुकरण भी कहलाता है। जहां पे आपको अवलोकन नहीं लिखा होगा दोस्तों, तो अनुकरण लिखा होगा, ठीक है। कभी कभार होता है अवलोकन की जगह अनुकरण लिखा होगा, तो ये भी आप देख लेंगे, इसका मतलब है नकल करना, ठीक है दोस्तों, नकल करना। जब भी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को काम करते हुए देखता है तो वो अवलोकन करता है, मतलब ध्यान से। अवलोकन का मतलब है नकल या उसे ध्यान से देखना कि वो व्यक्ति कर क्या रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज में, कोई बर्तन रखने की टोकरी है, तो वो सारे बर्तन अगर उस टोकरी में रख रहा है, तो वो इंसान देखता है कि हाँ इन्होंने बर्तन टोकरी में रखा, यानी कि वो जो टोकरी है वो बर्तन रखने की जगह है, वो सीख गया है। तो अब वो जब भी नेक्स्ट टाइम वो बर्तन रखेगा, जो पहले इधर उधर रख देता था, अब वो उस टोकरी में ही उस बर्तन को रखेगा, मतलब उसने उसका अवलोकन किया, उसे अच्छे से देखा ध्यानपूर्वक और फिर सीखा कि हाँ ये वही चीज़ है, बर्तन टोकरी में ही रखा जाता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बच्चों के विकास की, क्या कहता है, बच्चों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जामों में ये देखा गया है, ठीक है दोस्तों। मैं जितने भी 30 क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी की 30 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो इन 30 क्वेश्चनों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। बच्चों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन माना जाता है, कठिन या जटिल माना जाता है, तो वो कौन सी अवस्था है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं हम इसका आंसर। तो याद रखेंगे दोस्तों कौन सी अवस्था है, तो वो होता है ऑप्शन सी, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था दोस्तों किस वर्ष की होती है, तो ये 12 से 18 वर्ष, ठीक है, 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है दोस्तों वो किशोरावस्था होती है। तो किशोरावस्था में दोस्तों जो बच्चे होते हैं वो तनाव उनके दिमाग में तनाव पैदा हो जाता है, और वो जटिल और कठिन उनके लिए अवस्था होती है, क्योंकि वो अपने फ्यूचर के बारे में फिर सोचने लगते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर वो बड़े होने लगते हैं, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं, तो उनका जो है तनाव बढ़ जाता है। इसी वजह से ये सबसे कठिन अवस्था मानी जाती है। बात की जाए बाल्यावस्था की, तो बाल्यावस्था में जो दोस्तों एज होती है वो कौन सी होती है, 5 से 12 होती है। शेषवावस्था में क्या होती है दोस्तों, 0 से 5 होती है, ठीक है। इन चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। तो अगर कठिन और जटिल आपसे पूछ लिया जाए, तो सबसे कठिन और जटिल जो अवस्था होती है वो किशोरा अवस्था होती है, यानी कि जब बच्चा किशोर हो जाता है, बड़ा होने लगता है, तो वो क्या करता है दोस्तों, वो तनाव दिमाग में उसके पैदा हो जाता है, वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है, ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। स्टन के अनुसार अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टन के अनुसार खेल क्या है। चलिए जान लेते हैं। खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। खेल कार्य में एक तरह का मनोरंजन है।
खेल वह है जो हम करते हैं। नहीं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खेल ऐच्छिक और आत्मनियंत्रित क्रिया है। क्या है? खेल ऐच्छिक और आत्म नियंत्रित एक क्रिया है। ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि चिंतन चिंतन शक्ति का प्रयोग करने का अवसर इसमें से किससे मिलता है? चलिए जान लेते हैं इसका आंसर। तो चिंतन शक्ति का प्रयोग करने का अवसर इनमें से किससे मिलता है? इसका राइट आंसर हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, चिंतन शक्ति का प्रयोग तर्क, बिल्कुल जब बच्चा तर्क करता है तो मतलब चिंतन कर रहा है वो, तभी तो उस चीज का वो तर्क कर रहा है। फिर उसके वाद विवाद, बिल्कुल अगर उससे कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो वाद विवाद करता है। नहीं भैया ये ऐसा नहीं है, मैंने तो कल ऐसा देखा था, आज ये चीज ऐसी है, तो वाद विवाद वो करता है। फिर उसके समस्या का समाधान, बिल्कुल अगर वो किसी चीज पे तर्क कर रहा है, वाद विवाद कर रहा है, तो हो सकता है वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसे अच्छे से समझाएगा कि देखिए ये ऐसा नहीं, ये बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक है, तो उसकी समस्या का समाधान वहां पे हो जाता है। ठीक है, चिंतन शक्ति का प्रयोग करने का अवसर इनमें से किससे मिलता है? तर्क से भी मिलता है, वाद विवाद से भी मिलता है, समस्या समाधान से मिलता है, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखें ये सभी जो है चिंतन शक्ति का प्रयोग करने का अवसर इनमें से मिलता है। आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सरल तरीके से, अच्छे तरीके से मैं दोस्तों आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटा न रह जाए। हो सकता है जो क्वेश्चन आप छोड़ दें वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो इसीलिए दोस्तों इन 30 के 30 पेडागोजी के क्वेश्चनों को आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है? बालक को दाएं बाएं, देख सकते हैं आप, दाएं बाएं का ज्ञान किस अवस्था में हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। बालक को दाएं बाएं का ज्ञान किस अवस्था में हो जाता है? चलिए जिन भी बच्चों को इसका आंसर पता होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था 30 में से 20 से 22 क्वेश्चन जो भी बच्चा इन पेडागोजी के क्वेश्चन करेगा, आंसर देगा, मैं मानता हूं कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो अपने सिलेक्शन से बिल्कुल भी दूर नहीं है। और जिन बच्चों के कम सही हो रहे हैं वो भी निश्चिंत रहें, बस मन लगा के अच्छे से पढ़िए, आपका भी बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो बालक को दाएं बाएं का ज्ञान किस अवस्था में हो जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। तो एक तो इसका आंसर होगा, पहले हम जान लेते हैं, ऑप्शन बी, 6 वर्ष की आयु में दोस्तों बालक को दाएं बाएं का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, 6 वर्ष के बच्चों को जो है दाएं बाएं का ज्ञान हो जाता है। वैसे तो आजकल के बच्चे जो हैं दोस्तों, आजकल के बच्चे बहुत ही तेज हो गए हैं दोस्तों। आज की जनरेशन के बच्चे बहुत तेज हो गए हैं, यहाँ तक कि 1.5 से 2 साल के बच्चे फ़ोन लेके, जो कि माता पिता वो फ़ोन नहीं चला सकते हैं, वो चीज़ें वो 2 से 3 साल के बच्चे खोल के, पूरे ऐप खोल के रख देते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आजकल के बच्चे वैसे बहुत तेज है, पर मनोविज्ञान ने जो माना है, हम मनोविज्ञान की ओर से चलेंगे। वैसे तो बच्चे दोस्तों आजकल के बहुत तेज हो रहे हैं, पर हमें क्या है, परीक्षा में मनोविज्ञान के, जो मनोविज्ञान ने माना है उसको देख के हमको आंसर लगाना है। ठीक है दोस्तों, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो मनोविज्ञान ने जो माना है दाएं बाएं का ज्ञान वो 6 वर्ष की आयु में होता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादातर बच्चे उल्टे चप्पल पहनते हैं। आपने देखा होगा उल्टे चप्पल पहनते हैं। आपने देखा होगा उनको ये नहीं पता है कि ये दाएं पैर का चप्पल है या बाएं पैर का चप्पल है। बहुत से बच्चों ने, बहुत से छोटे बच्चे ऐसा करते हैं। पर जब बच्चा 6 साल का हो जाता है मनोविज्ञान के अनुसार, तो वो बच्चा ये भी जान जाता है कि नहीं ये दाएं पैर का चप्पल है, ये बाएं पैर का चप्पल है। एक जब वो छोटा होता है तब उसे कुछ नहीं पता होता दायां बायां, वो दोनों उल्टे सीधे चप्पल पहन के निकल लेता है। पर जब वो बच्चा 6 साल का हो जाएगा, उसे आप अगर बाएं पैर का दाएं में पहनाएंगे तो वो बच्चा कहेगा नहीं नहीं उल्टा है ये, इसको सीधा पहनाइए। ठीक है, तो उसे ज्ञान हो जाता है। ठीक है, तो हमें मनोविज्ञान ने जो माना है उसे देख के हमें आंसर लगाना है। ठीक है, याद रखेंगे। तो बालक को दाएं बाएं का ज्ञान 6 वर्ष की आयु में हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप लोग बिल्कुल टिक मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, बच्चों की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक सभी बच्चे आंसर लगाएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चे की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। बच्चों की मानसिक आयु 12 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? दोस्तों इसका एक सूत्र है, बिल्कुल सारे बच्चे इस सूत्र को नोट डाउन करेंगे, आपका आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो बुद्धि लब्धि का क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता है। जल्दी से सारे बच्चे इस सूत्र को नोट डाउन करेंगे। तो दोस्तों इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा IQ। क्या होगा दोस्तों? IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। ठीक है, याद रखें वास्तविक आयु नीचे आएगी दोस्तों, इस चीज को याद रखेंगे। वास्तविक आयु जो है वो नीचे आएगी, गुणे 100। चलिए तो आप देख सकते हैं IQ बराबर मानसिक आयु कितनी है?
मानसिक आयु कितनी है दोस्तों? तो मानसिक आयु है 12, ठीक है, कितनी है? 12। और जो है वास्तविक आयु कितनी है? वो 10 है, ठीक है, कितनी है दोस्तों? 10 है। तो एक जीरो से एक जीरो हमारा कट गया, ठीक है, तो 12 गुणे 10 तो कितना हो गया दोस्तों? 120। क्या आंसर आ गया आपका? 120 बिल्कुल राइट आंसर है। बुद्धि लब्धि क्या होगी? 120 होगी दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है? IQ, ठीक है, IQ। तो IQ को क्या कहा जाता है दोस्तों? I का मतलब है इंटेलिजेंट और Q का मतलब है क्यूसेंट, ठीक है, याद रखेंगे। तो IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है, ये सूत्र है इसका, इसको आप लगाएंगे तो बिल्कुल आपका आंसर दोस्तों गलत नहीं होगा। क्या नहीं होगा? गलत नहीं होगा। तो इस सूत्र को दोस्तों किसने दिया था? तो टर्मेन ने दिया था, याद रखेंगे। किसने दिया था दोस्तों? टर्मेन। टर्मेन ने इस सूत्र को दिया था, ठीक है। IQ बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, इस चीज को याद रखेंगे। वास्तविक आयु जो होती है दोस्तों वो हमेशा नीचे आएगी, ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक की थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक, अनुपयोगी का मतलब है जो उपयोग नहीं की जाती है, वेस्टेड जो सामान होते हैं उनको कहते हैं अनुपयोगी। प्लास्टिक की थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है, यह दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले तो आप राइट आंसर इसका जानेंगे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सृजनशीलता। क्या होगा? सृजनशीलता। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आपने देखा होगा सभी घरों की माताएं बहनें, जितनी भी माताएं बहनें हैं, आपने देखा होगा जो भी खराब कपड़े हो जाते हैं, यानी कि जो कपड़े फालतू पड़े रहते हैं, उनका वो लोग क्या करती हैं, या कोई डिजाइन बना दिया या पावदान। आपने देखा होगा हर घर में, देखा होगा आपने, जितनी भी माताएं बहनें हैं, गृहिणियां हैं, वो जितने भी वेस्ट कपड़े पड़े होते हैं, यानी कि फालतू कपड़े पड़े होते हैं, उनका पावदान या कोई भी और भी चीजें उनका बना देती हैं और उनका वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं सृजनशीलता। एक तरह से आप कह सकते हैं इसे एक्स्ट्रा टैलेंट, ठीक है, एक्स्ट्रा टैलेंट भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा लोगों आपको। तो दोस्तों अगर पढ़ने में मजा आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और नए हो तो सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? चलिए जान लेते हैं। तो भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? चलिए पहले जानते हैं। तो गलत पूछा है दोस्तों, एक चीज आप लोग नोट करेंगे, गलत पूछा है तो जो आंसर हमारा नेगेटिव होगा उसी को हमको आंसर हमारा सही करना है, यानी कि जो आंसर इसमें गलत है उसी को हमें चुनना है, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो पहला देख लेते हैं, बच्चों को बिना टोक प्रकरण पर बात करना, बिल्कुल ये तो सही है दोस्तों। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को असामान्य करना, ठीक है, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को असामान्य करना, ठीक है, उसके प्रयोग का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध करना, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा? वो होगा हमारा उसकी भाषा के प्रयोग को असामान्य करना, यानी कि ऑप्शन बी। हमें गलत आंसर ढूंढना था तो गलत यही है, बाकी ये तीनों हमारे सही थे, पर हमें आंसर के तौर पे उन्हें गलत करना पड़ रहा है क्योंकि हमको वो सही आंसर नहीं ढूंढना है। हमको कौन सा आंसर ढूंढना है? गलत आंसर ढूंढना है। तो कौन सा है? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ठीक, याद रखेंगे ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। चलिए आपको इस चीज का नोट डाउन करना है कि जब भी आपसे कोई नेगेटिव आंसर पूछेगा तो आपको नेगेटिव आंसर ही, आपको क्वेश्चन अगर नेगेटिव पूछा है तो आंसर आपको नेगेटिव ही ढूंढना है। इस चीज को नोट डाउन करेंगे, जो सही आंसर होंगे उसे गलत कर देंगे आप, ठीक, याद रखेंगे। चलिए स्टर्न ने बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र कब दिया? चलिए जल्दी से इसका आंसर सभी बच्चे देंगे। स्टर्न ने बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र कब दिया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो स्टर्न ने बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र कब दिया? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1912। क्या होगा? 1912 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? 1912 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो याद रखेंगे स्टर्न ने दोस्तों किस चीज का सूत्र दिया था? स्टर्न ने सूत्र दिया था IQ बराबर मानसिक आयु और वास्तविक आयु। क्या? वास्तविक आयु, ठीक, मानसिक आयु और वास्तविक आयु। फिर कुछ समय बाद जब इसमें गुणे 100 कर दिया गया तब इसके सूत्र के प्रतिपादक कौन हो गए? टर्मेन हो गए। कौन हो गए? टर्मेन हो गए दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे कौन हो गए? टर्मेन हो गए, याद रखेंगे इसको। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? आपकी कक्षा में रोज एक बच्चा आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न करता है, आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में रोज एक बच्चा आपको
परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न करता है तो आप क्या करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए पहले हम इसका राइट आंसर देखेंगे दोस्तों। तो हम इसके राइट आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या करेंगे, उससे बातचीत करेंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, बिल्कुल नहीं। डांटेंगे, बिल्कुल नहीं। उसके माता पिता से शिकायत करेंगे, बिल्कुल नहीं। देखिए दोस्तों, जो बच्चा होता है, अगर हम टीचर हैं, अगर आप टीचर हैं, तो जो बच्चा हमारा होगा यानी कि जो बालक होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। ठीक है, एक तरह से आप उसे अधिकारी मान लें कि अधिकारी है, तो उसके सामने हम ना उसे कुछ कह सकते हैं, ना उसे हम डांट सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। वो हमारा अधिकारी है, यानी कि हमारे लिए वो सबसे बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो हम उससे बातचीत कर सकते हैं पर उसे डांट या उसकी शिकायत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, याद रखें, हमारे लिए वो सर्वोपरि। एक तरह से आप उसे सर पे बिठा लीजिए, भगवान मान लीजिए। जो हमारा स्टूडेंट होता है वो हमारा भगवान है, जो बच्चा है वो हमारा भगवान है। ना उसे हम डांट सकते हैं, ना उसे मार सकते हैं, हम उससे बातचीत कर सकते हैं, उसे प्यार से समझा सकते हैं। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मनोविज्ञान अध्ययन। मनोविज्ञान अध्ययन क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मनोविज्ञान अध्ययन जो है वो व्यवहार का अध्ययन है। लेकिन मनोविज्ञान अध्ययन है तो हमें व्यवहार का आंसर नहीं लगाना है। बहुत से बच्चे व्यवहार का लगा देंगे, क्योंकि व्यवहार के साथ वैज्ञानिक अध्ययन लिखा हुआ है, तो हमें बिल्कुल ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लगाना होगा दोस्तों। तो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है वो मनोवैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। इसका राइट आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे, सभी लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निःशक्त बालकों के शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों के शिक्षा का प्रावधान किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है दोस्तों, तो देख सकते हैं, मुख्य धारा में डालकर, समावेशित शिक्षा, समकाल द्वारा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों समावेशित, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। समावेशित शिक्षा क्या होगा दोस्तों, समावेशित शिक्षा। तो समावेशित शिक्षा जो होता है दोस्तों, वो होता क्या है, क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों, एक छत के नीचे सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा देना समावेशित शिक्षा होता है। हर जात के बच्चे, हर वर्ग के बच्चे एक ही छत के नीचे पढ़ें, उसे कहते हैं समावेशित शिक्षा। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहता है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता हैं। चलिए जान लेते हैं। तो मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रायड। क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जो जन्मदाता हैं दोस्तों, वो कौन है, वो फ्रायड हैं। बात की जाए दोस्तों इनमें से इवान पावलोव की, तो दोस्तों इवान पावलोव ने जो है कुत्ते पर प्रयोग किया था, जिन्हें 1904 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था दोस्तों। कब, नोबेल पुरस्कार भी मिला था इनको। इन्होंने कुत्तों पे प्रयोग किया था, जिसके लिए इन्हें 1904 में जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा भी गया था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से नवाजा भी गया था। पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो कौन है दोस्तों, ऑप्शन है फ्रायड बिल्कुल राइट आंसर है। इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन सी उम्र में बच्चों का मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार ये क्वेश्चन दोस्तों हर बार सीटेट के एग्जाम में पूछा जा रहा है। कौन सी उम्र में बच्चों का मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, चलिए जान लेते हैं। तो हमें मनोविज्ञान ने जो दोस्तों आंसर दिया है, हम उसके तौर पे आंसर देंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे दोस्तों हमने देखा है आजकल की जनरेशन में 12 साल का बच्चा भी जो होता है वो 16 साल के बच्चे से बहुत ही ज़्यादा तेज होता है। यानी कि जो बच्चा 8वीं में पढ़ रहा है वो लड़का 10वीं क्लास के बच्चे से भी होनहार निकल जाता है। पर दोस्तों ये अपवाद में होता है, यानी कि बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है। तो मनोविज्ञान ने जो माना है, हमें उसके मानक के अनुसार आंसर लगाना है। ठीक है, तो कौन सी उम्र में बच्चों का मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, तो ऑप्शन डी 14 वर्ष। ठीक है, याद रखेंगे 14 वर्ष की अवस्था में दोस्तों जो बच्चा होता है, 14 वर्ष की अवस्था में जो बच्चा होता है उसका पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से विकास हो जाता है दोस्तों। तो इसमें जो ये किशोरावस्था में आ जाता है। ठीक है, कौन सी अवस्था में होता है, किशोरावस्था में आ जाता है दोस्तों। वैसे तो विकास जो होता है दोस्तों वो किसमें, शेषवां अवस्था में। वैसे तो विकास जो होता है दोस्तों वो शेषवां अवस्था में दोस्तों, शेषवां अवस्था में 90% विकास जो है मानसिक का
हो जाता है, ठीक है, शेषवास्तव में हो जाता है। पर जो 10% बचता है, इसमें पूछ रहा है पूरी तरह से विकास, पर जो 10% बचता है वो किशोरावस्था में, यानी कि 14 वर्ष की आयु में जब बच्चा आ जाता है तो वो पूरी तरह से उसका मानसिक विकास हो जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या होगा? चलिए जान लेते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सभी बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में देंगे। एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या है? यानी कि कोई बच्चा क्लास में है, वो बार बार अपने टीचर से क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछता है, तो उसे क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, वह अधिक जिज्ञासु है। क्या है? वह अधिक जिज्ञासु है, ठीक है। तो जिज्ञासु का मतलब क्या होगा दोस्तों? हिंदी में आप जानेंगे। हिंदी में जिज्ञासु का मतलब क्या होता है, यानी कि क्या कहते हैं इसको? तो इसका अर्थ होता है जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक है। क्या होगा? जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है? जिज्ञासु होता है। तो दोस्तों जो बच्चा जानने की इच्छा रखना चाहता होगा वही तो अपने टीचर से क्वेश्चन करेगा ना। जैसे कि मैं अगर किसी चीज की या आप किसी चीज की जानने की इच्छा रखना चाहते हैं, उसी को जिज्ञासु कहते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन आपसे कराया गया, आपको नहीं समझ आ रहा, आप बार बार उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आया, हमको अच्छे समझाइए, कोई और तरीका हो तो उस तरीके से हमको समझाइए। यानी कि वो जानना चाहता है उस चीज़ को, उसको समझना चाहता है उस चीज़ को, ठीक है। तो उसे कहते हैं वो प्रायः प्रश्न पूछता रहता है, तो उसे अधिक जिज्ञासु है, ठीक है। तो बच्चा वो अधिक जिज्ञासु यानी कि जानने की इच्छा रखना चाहता है, वो हर चीज़ को जानना चाहता है, इसीलिए वो बार बार क्वेश्चन करता है, ठीक है। अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है दोस्तों? तो हमें नेगेटिव आंसर ढूंढना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर क्वेश्चन आपसे नेगेटिव किया गया है तो आंसर भी नेगेटिव ढूंढना है। आप देख सकते हैं परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य, ये सब दोस्तों जो है भाषा के विकास के लिए अच्छे हैं। पर जो दोस्तों लंबाई और वजन, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन किया गया है प्रभावित नहीं करता है, तो लंबाई और वजन जो है आपकी भाषा को प्रभावित नहीं करता है, ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, संज्ञानात्मक विकास की 4 स्तर में से कौन से स्तर के विकास के दौरान अधिकांश गणितीय अवधारणा का विकास होता है? यानी कि जो 4 अवस्थाएं, यानी कि जो 4 अवस्थाएं संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएं किसने दी थी दोस्तों? तो प्याजे ने दी है। किसने दी है? प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? संवेदी और पूर्ण संक्रिया काल, मूर्ति संक्रिया काल और औपचारिक संक्रिया काल, ठीक है, याद रखेंगे। कौन सी? औपचारिक संक्रिया काल, मूर्ति यानी कि मूर्त भी आप इसे कहेंगे। तो 4 अवस्थाएं दी थी, तो वो 4 अवस्थाएं दोस्तों दी हैं। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो मूर्त संक्रिया काल, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। याद रखेंगे प्याजे की 4 अवस्थाओं में से मूर्त संक्रिया काल जो है वो जो है 4 स्तरों में से विकास के दौरान अधिकांश गणितीय अवधारणा का विकास संभव करते हैं। यानी गणित के क्वेश्चन जब बच्चा पूछने लगता है, कई बार लिख के आता है अवरोही, आरोही और अवरोही। जब बच्चा आरोही और अवरोही के बारे में जानने लगता है, या वजन का ज्ञान होने लगे उसे, तो उसे कहते हैं मूर्त संक्रिया काल, ठीक है। कौन सी? मूर्त संक्रिया काल। कई बार आपसे, जैसे मैं अभी क्वेश्चन करता हूं कि 1 केजी रुई और 1 केजी लोहा में से भारी कौन सा होगा? तो इसमें भी अभी भी बहुत से बच्चे गलत इसका आंसर दे देंगे। कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से इसका आंसर देंगे। तो 1 केजी रुई में और 1 केजी लोहे में सबसे भारी कौन होगा? जल्दी से आंसर देंगे। अभी भी कुछ बच्चे इसका आंसर गलत दे देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 1 केजी रुई है, 1 केजी लोहा है। वैसे तो लोग जानते हैं कि लोहा बहुत भारी होता है, ये मानसिक हमारी वो है, पर वजन इसने लिख दिया है 1 केजी, मतलब कि रुई और लोहा 1 केजी है, मतलब दोनों का वजन सेम होगा, है ना, दोनों का वजन सेम होगा। तो इसी को कहते हैं, अगर गणित का ज्ञान होने लगा तो मूर्त संक्रिया काल कहलाता है, ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, प्राथमिक शिक्षक के लिए निम्नलिखित अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी है? जल्दी से इसका सभी बच्चे आंसर देंगे। तो क्या होगा दोस्तों? तो याद रखेंगे बाल मनोविज्ञान, बिल्कुल ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? बाल मनोविज्ञान। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है शिक्षक को पाठ पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को पाठ पढ़ने के बाद दोस्तों क्या करना चाहिए? शिक्षक को पाठ पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? शिक्षक को पाठ की प्रश्नोत्तरी करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। शिक्षक को पाठ के उत्तर देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। शिक्षक को छात्र इसे लिख पाते हैं कि नहीं ये जानना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो हमारा आंसर क्या कहता है दोस्तों?
शिक्षक को छात्र को समझ में आ गया कि नहीं, उसका परीक्षण करना चाहिए। बिल्कुल सही है। अपने स्टूडेंट के बारे में हमें, अगर हम टीचर हैं, अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो हमें जाके ये जानना चाहिए कि बच्चे तुमको समझ आ रहा है अच्छे से कि नहीं समझ आ रहा है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो फिर मैं आपको दोबारा से समझाता हूं, उसका परीक्षण करना चाहिए। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का मुख्य सूचक होता है। स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता का मुख्य सूचक होता है, तो क्या होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, विद्यार्थी की उपलब्धि। एक चीज आप लोग नोट डाउन करेंगे, देखिएगा, जैसे स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता, यानी कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो स्कूल है हमारे सामने, मान लो आपके सामने 2 स्कूल हैं, आपके घर के पास 2 स्कूल हैं, तो इन 2 स्कूलों के बारे में आपको जानना है कि इन दोनों स्कूलों में मैं अपने बच्चे का एडमिशन या अपने पड़ोसी का एडमिशन किस स्कूल में करवाऊं। इसको जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि किस स्कूल में बच्चे ज़्यादा अच्छे नंबर ला रहे हैं या बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे कि आपके सामने जो स्कूल है वहाँ के बच्चे, सारे बच्चे 60% नंबर ला पाते हैं, और आपके जो बगल वाला स्कूल है वहाँ पे क्या है, 90% बच्चे जो हैं वो 90% डिवीजन से पास हो रहे, 90% परसेंटेज से पास हो रहे हैं। तो आपको वहां पता चल गया कि इस स्कूल का स्तर अच्छा है, क्योंकि वहां के बच्चों की पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा है। ठीक है, बच्चों की उपलब्धियां वहां ज्यादा अच्छी हैं, तो विद्यार्थियों की उपलब्धियों का स्तर जो है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? परिवार कब वातावरण तथा समकक्ष समूह अंतःक्रिया से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। चलिए जान लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, भाषा का विकास। ठीक है, आपको पता होगा जो छोटा बच्चा होता है वो परिवार में ही उसका भाषा का अच्छे से विकास होता है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? भारत के भाग्य का निर्माण उनकी कक्षाओं में हो रहा, यह कथन है। तो यह कथन किसका है दोस्तों? भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, यह कथन किसका है? तो याद रखेंगे दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग, उच्च शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर होगा, शिक्षा आयोग द्वारा, शिक्षा आयोग 1964। ठीक है, याद रखेंगे 1963-64, 1963-64। तो शिक्षा आयोग 1964 के द्वारा भारत के भाग का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, यह कथन इसमें कहा गया था। ठीक, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ है। तो 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ है, किससे हुआ है दोस्तों? मुख्य आधार तय हुआ है तो व्यवहार से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग, व्यवहार से। अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, सिलेक्शन के आप बहुत नजदीक हैं, हमारा परिवार है आप, हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो। ऐसे ही प्यार से पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए दोस्तों, सिलेक्शन से आप दूर नहीं है। एक चीज नोट डाउन करिएगा, मेहनत जो करता है दोस्तों उसको फल मिलता है, वो चाहे लेट मिले चाहे जल्दी मिले। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों को लेट मिलता है, पर एक चीज नोट करिएगा, अगर आप दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं तो मैं लिख के गारंटी दे सकता हूं कि सफलता बिल्कुल आपको मिलेगी। बेशक देर मिले पर सफलता मिलेगी दोस्तों, बस ऐसी मेहनत करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वाटसन मनोविज्ञान की अवधारणा को मानने वाले थे। वाटसन मनोविज्ञान की अवधारणा को मानने वाले थे, तो कौन सा इन 4 ऑप्शनों में आंसर होगा इसका दोस्तों? तो याद रखना, व्यवहारवाद को। ठीक है, व्यवहारवाद की अवधारणा को मानने वाले कौन थे? वाटसन थे। कौन थे दोस्तों? वाटसन, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखेंगे। एक चीज और, वाटसन ने एक कथन दिया था दोस्तों, वाटसन का एक कथन है कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो। वाटसन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो कई बार एग्जामों में भी पूछा गया है, इसको भी आप नोट डाउन करेंगे। मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। ठीक है, इनका ये कथन था, मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, कुछ भी बना दूंगा, वो मेरे ऊपर है, बस मुझे एक नवजात शिशु दे दो। ये कथन किसका है? तो ये वाटसन का है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों। चलिए हम अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी बच्चे को उचित वातावरण एवं व्यवहार देकर उसे इच्छित दिशा की ओर मोड़ा जा सकता है, यह परिभाषा किस वैज्ञानिक की परिभाषा से मिलती है दोस्तों? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कथन बताया अभी, ऑप्शन सी वाटसन। तो दोस्तों वाटसन का जो कथन है उसी पे निर्धारित होता है कि मुझे कोई नवजात शिशु दे दो, मैं उसे किसी भी दिशा की ओर मोड़ दूंगा, यानी कि कुछ भी उसे मैं बना दूंगा। ठीक है, तो वही कथन उनका यहां पे है कि
वातावरणीय व्यवहार को देखकर उसे ऐच्छिक दिशा की ओर मोड़ा जा सकता है। ये परिभाषा किस वैज्ञानिक की परिभाषा है? तो ये दोस्तों वाटसन की परिभाषा है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पेडागोजी के बाल विकास के मोस्ट 30 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे समाप्त होते हैं। अच्छे से दोस्तों पढ़िएगा और इस वीडियो को ना समझ आए तो दोबारा से एक बार देखिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में दोस्तों सीटेट के इनमें से 10 से 11 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों से लगातार पेडागोजी के क्वेश्चनों में इन 30 क्वेश्चनों में से 5 से 15 के बीच में क्वेश्चन रिपीट होते आ रहे हैं दोस्तों। याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। पढ़ने में मजा आया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें, चैनल को लाइक करें, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।